since all our efforts failed, even this morning on a particular issue, 4 of us went and met the Honorable the Chief Justice of India with a specific request, which we could not unfortunately convince him that we were right and the appropriate decision is to be taken. We couldn't convince him. Therefore, हम आज का समय जो आप देख पा रहे हैं, इसकी घोषणा कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने किया था। 4 जजों ने मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, जनता इस लोकतंत्र को बचाए। 4 जजों के जो टीम थी, उन्होंने घोषणा किया था, आज वो वक्त आ गया है जबकि सुप्रीम कोर्ट एक पहलकदमी उठा सकती है भारत के लोकतंत्र को बचाने की दिशा में। उस घोषणा के बाद जितने भी जज आए थे, उनकी अपनी अपनी समस्याएं थी, अपनी अपनी पीड़ाएं थी, अपनी अपनी उनकी दुकानें थी। वो भाजपा की तरफ खुलकर बैटिंग किए, लेकिन वर्तमान सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक नया मिसाल पैदा किया है, करने की कोशिश किया है और उन्होंने कई मामलों को ठीक ठाक करने की कोशिश भी किया है। कितना सक्षम हो पाएंगे, कितना सफल हो पाएंगे, ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन इन सब जो उन्होंने कुछ कदम उठाया है वो बेहतर है, थोड़ा बेहतर है दूसरे की जगहों की तुलना में। हम जानेंगे कि अभी अपने गेस्ट सुब्रत चटर्जी जी से कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई अगर ठान ले तो क्या भारत लोकतंत्र को बचा जा सकता है या भारत लोकतंत्र फिर से रत्न में काल की ओर ही धंसता जाएगा। सुब्रत जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका सफर भूमि में। धन्यवाद। सुब्रत जी बताइएगा हमको, जब 4 जजों के खंड के पीठ ने मैंने 4 जजों की टीम ने जब घोषणा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत लोकतंत्र खतरे में है, तब से आज तक नदियों में बहुत पानी बह चुका है, समय बहुत आगे बढ़ चुका है। क्या देख पाते हैं आप, कितना उनकी भविष्यवाणी सही थी या क्या था? देखो, उसमें भविष्यवाणी नाम की कोई चीज नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि 2014 में मोदी सरकार भारत में आई और 2016 में उन्होंने नोटबंदी की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे वो साधारण जनता जैसे मूर्ख तो होते नहीं है। उनको मालूम था अच्छी तरह से कि प्रधानमंत्री के पास नोटबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है, न इसको डिक्लेयर करने का अधिकार है कि कल से ये नोट चलन से बाहर हो जाएगा। इतना तो वो लोग समझ रहे थे। अब इसकी घोषणा जब भी होती है, पहले भी हुई है नोटबंदी भारत में, तो उस समय क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर वो नोटिफिकेशन लाते थे। कोई नौटंकीबाज चौथी फेल प्रधानमंत्री रात में अचानक टीवी पर आके या ऑल इंडिया रेडियो के जमाने में उस पर आके इस तरह की घोषणाएं नहीं करते थे। यहाँ तक कि भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसकी भी घोषणा सिलोन रेडियो से नेहरू जी के रक्षा मंत्री ने की थी। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है और ये जो फैसला हो रहा है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। यहाँ से बात शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोग ये चीज को समझ रहे थे कि संविधान की में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके खिलाफ जाकर काम करने वाली, उसके खिलाफ जाकर काम करने को प्रतिबद्ध एक सरकार यहाँ पर आ चुकी है। तो लोकतंत्र के जो हमारे मूल्य हैं, सबसे पहले देखो, संस्थाओं पर आघात होने के पहले मूल्यों पर आघात किया जाता है, संस्थाएं बाद में आती है। आप देखोगे कि नोटबंदी की घोषणा करके लोकतांत्रिक मूल्य और परंपराओं पर आघात मोदी जी ने शुरू किया। संस्थाएं तो बाद में आई, संस्थाएं तो 2019 के चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव आयोग बोलो या तुम्हारा सीएजी बोलो या तुम्हारा जितने भी ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये जो संस्थाएं हैं, इन पर कब्जा तो 2019 के बाद की कहानी है। 2014 से लेकर 19 तक सिर्फ ईवीएम के जरिए चुनाव आयोग को मैनेज करने वाली में मोदी जी पहुंचे। लेकिन आने वाला कल क्या होने वाला है, अगर आज मूल्य ध्वस्त हो रहे हैं, परंपराएं नष्ट की जा रही है, तो कल जाके संस्थाएं भी नष्ट होंगी। इसका अंदेशा उन 4 महानुभाव जजों को मिल गया, इसलिए वो बाहर आकर ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए
और उन्होंने जुडिशियरी पर सरकार का क्या दबाव है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका को हम लोग स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र वहीं तक है जहां तक एक विशेष जज जो उसमें बैठा हुआ वो गुलाम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, सर, कोई भी संस्था तभी तक स्वतंत्र है जब उस पर काबिज लोग गुलाम नहीं हैं। जब वो स्वतंत्र हैं, तो जब वही गुलाम है तो संस्था क्या है? संस्था अपने आप में तो कोई रोबोट तो है नहीं जो खुद से चल जाएगा, है ना? तो इसलिए उन लोगों ने किया, और बाद में जब उन्हीं जजों में से लोग जैसे जस्टिस गोगोई हुए, फिर तुम्हारे ये हुए जस्टिस बेवड़े हुए, ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट की बागडोर इन्होंने संभाली तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी भारत में गैर संवैधानिक, गैर कानूनी एक के बाद एक फैसले देते हुए मोदी सरकार की जन विरोधी, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक फैसलों को पर मुहर लगाते हुए देश में फांसीवाद की स्थापना करने के लिए न्यायपालिका का रास्ता खोलने में यहाँ जी, पर आपको ध्यान देना चाहेंगे, हम एक सवाल पर ध्यान देना चाहेंगे आपको कि भारत के साथ ही बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का 1947 में, और पाकिस्तान की जो कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं उसको, उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों को फांसी पर लटका दिया है, चाहे कारण जो भी हो। यहाँ तक कि बाद में एक जस्टिस हुए थे चौधरी, जस्टिस चौधरी ने तो बाकायदा पूरे देश में को गोलबंद करके और प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन किए थे, सत्ताच्युत किए थे। तो क्या आपको लगता है कि भारत सुप्रीम कोर्ट जो है इतनी पावरफुल है संस्था, जो कि अगर एक ईमानदार आदमी बैठ जाए वहां पर तो पूरी चीज को ठीक कर सकता है देश के अंदर? इसके लिए आपको पाकिस्तान और भारत की जुडिशियरी के चरित्र के बीच में जो बुनियादी अंतर है उसको पहले समझना पड़ेगा। पाकिस्तानी शासन प्रशासन भले ही सेना के हाथ में है, लेकिन वहां की न्यायपालिका में आप जिस जस्टिस चौधरी का नाम ले रहे हैं या अन्य जस्टिस भी हुए जो लगातार सरकारों के विरुद्ध में, प्रधानमंत्री के विरुद्ध में, वहां के राष्ट्रपतियों के विरुद्ध में फैसला देते रहे, आप उनके बैकग्राउंड पर जाइए। वो खुद पंजाब और अलग समृद्ध प्रांतों के बहुत बड़े बड़े सामंतों की परिवार से आते हैं, जिनका पॉलिटिकल क्लाउट, राजनीतिक जो असर है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इसलिए उनके पास ये साहस रहता है कि वो इस चीज को करते हैं। बेसिक चीज को समझिए, भारत की जुडिशियरी में इस तरह की बात नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन जस्टिस बावड़े के पिता नहीं थे, जस्टिस गोगोई के पिता नहीं थे, पॉलिटिशियन थे। ठीक है, इनके पास वो बैकग्राउंड नहीं है। ये उतने बड़े सामंत या उतने रसूखदार पॉलिटिकल फैमिली से आए हुए लोग नहीं हैं। पाकिस्तान में अगर जस्टिस चौधरी किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो वो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में इतना रसूख रखते हैं कि उनके फेवर में वहां पर कम से कम 2-4-5 बड़ी पार्टियां सपोर्ट में आ जाएंगी। यहाँ ऐसा नहीं होगा, और उनका यहाँ पर व्यक्तिगत कोई रसूख नहीं है नौकरी के बाहर। इस चीज को समझिए, वहां पर व्यक्तिगत रसूख है। जस्टिस चौधरी चाहते तो बाहर निकल के इलेक्शन लड़ते और वो भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हो सकते थे, जो कि यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ नहीं कर पाएंगे। उनको कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि भारत की मानसिकता अलग। भारत पाकिस्तान की जो तुम्हारी सामंती जो संरचना है समाज की, उससे बहुत आगे बढ़ चुका है, समझे? भारत में लोकतंत्र का जो ढोंग स्थापित किया गया था नेहरू के द्वारा, उस ढोंग के अधीन तहत कुछ चीजें ऐसी बनी, संस्थाएं ऐसी बनी जिनसे हम अलग तरह के मूल्यों की अपेक्षा करते हैं, तो सामंती मूल्य नहीं है। भारत की जुडिशियरी सिस्टम में वैसे लोग नहीं है। यहाँ पर कोलिजियम के सिस्टम के आधार से जजों का चयन होता है, जज ऊपर जाते हैं जिस पर सरकार या राष्ट्रपति मोहर लगाती रहती है। ठीक है, तो असीमित अधिकार सुप्रीम कोर्ट को हर देश के सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है, इजराइल के सिवा। इस बात को एक बार याद रखना। सेक्शन 142-143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को असीमित अधिकार देते हैं। आप
कह रहे हैं सरकार को कंट्रोल करने की बात, आज जस्टिस चंद्रचूड़ चाहें तो मोदी को बर्खास्त और शाह को बर्खास्त करके जेल भी भेज सकते हैं। ये पावर उनके पास है, ये असीमित शक्तियां उनके पास हैं। सवाल ये है कि किन परिस्थितियों में और कौन सा व्यक्ति इन शक्तियों का उपयोग करेगी ताकि जनता में उन शक्तियों के उपयोग का मतलब दुरुपयोग ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है जुडिशियरी के सामने। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जस्टिस चंद्रचूड़ हुए या और भी जस्टिस जो हमारे देश में है, उनको मालूम नहीं है कि किस तरह से गैर कानूनी गैर संवैधानिक कार्य में ये मोदी सरकार लिप्त है पिछले 10 सालों से, उनको सब मालूम है। सवाल ये है कि एक है पॉपुलर मैंडेट, आपको मोदी से नहीं टकराना है, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आज अगर चंद्रचूड़ टकराएंगे और मोदी को अपदस्थ कर देते हैं तो उनको एक पॉपुलर मैंडेट से टकराना है। सवाल है जुडिशियरी कहां तक पॉपुलर मैंडेट से टकरा सकती है। और दूसरी बात, सबसे अहम सवाल ये है कि जो काम राजनीतिक दलों का है उसकी अपेक्षा आप सुप्रीम कोर्ट से क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से करना इसलिए भी एक अपेक्षित रहता है कि सुप्रीम कोर्ट भारत की वह चीफ जस्टिस चीफ संस्था होती है जिसको संविधान की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए अधिकार का होना ही पर्याप्त नहीं होता, उसको लागू करने के लिए साहस का होना भी पर्याप्त जरूरत होता है, जो कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट की जजेज हैं, सिटिंग जजेज हैं, जो भी हैं, इनके साहस नहीं है। लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, सुब्रतो जी। भारत की सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री थी आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर भी जब उन्होंने जेल भेजा गया, ये सवाल उठेगा। जी मैं समझ गया जस्टिस सिन्हा की बात आप कर रहे हैं, है ना? हर कोई जस्टिस सिन्हा होता नहीं है। दूसरी बात क्या है, उस समय राजनीति में कुछ मूल्यबोध बचे हुए थे। आप एक चीज देखो, आप एक चीज को गौर करो कि जिस समय जस्टिस सिन्हा ने ये जजमेंट दिया था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, उस समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चालू था। तो उस समय जनमानस जो था, जो 2 मिनट पहले मैंने आपको कहा पॉपुलर मैंडेट से टकराने की बात, जस्टिस सिन्हा अगर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जजमेंट दे रहे थे तो वो उस समय देश के पॉपुलर मैंडेट के साथ खड़े थे, उसके विरोध में नहीं थे। इंदिरा गांधी के विरोधी बहुत थे और वो बहुत सशक्त थे, और उनके विरोध में जो धरना प्रदर्शन ये सब हो रहा था, एक राजनीतिक माहौल बना हुआ था, उस माहौल के साथ जस्टिस सिन्हा खड़े हो गए। इसलिए उनके जो साहस की बात आप कर रहे हैं वो उनके पॉपुलर मैंडेट के साथ खड़े होने का नजीर है। आज कौन सा पॉपुलर मूवमेंट है मोदी के अगेंस्ट में जिसके साथ चंद्रचूड़ खड़ा हो जाए? आप देखो, आप चीजों को किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग करके जज नहीं, एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आज एक बहुत भयंकर, जैसे केजरीवाल की अरेस्टिंग के बाद जिस तरह से पंजाब, दिल्ली या पूरे देश में विरोध हो रहा है, ये विरोध प्रदर्शन अगर बहुत ज्यादा उग्र होता है और सोचार होता है तो आप देखोगे कि केजरीवाल को बेल शायद ये 6 दिन के रिमांड के बाद मिल जाए अपने आप। उस समय आप देखोगे कि जुडिशियरी जो है वो पॉपुलर जो सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट है, उसके पक्ष में जाकर खड़े हो जाए। आप इसी का उदाहरण राम मंदिर के अयोध्या के फैसले में पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जन भावना का आदर करते हुए हम कहते हैं कि ये हिंदुओं को दे दिया जाए या राम मंदिर बनना पड़े, बिकॉज देयर वाज अ पॉपुलर मूवमेंट इन फेवर ऑफ दैट। इसका एक अर्थ तब ये निकलता है ना कि सुप्रीम कोर्ट भी जनमानस के खिलाफ नहीं जा सकती है, नहीं जाती है, जनता नहीं जाती है, क्योंकि वो हमारे ही समाज से निकले हुए लोग हैं। आपको क्या लगता है कि उनके दिमाग पर, उसके सबकॉन्शियस पर, उनका जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, जो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस है, उस पर जो परिस्थितियां है देश की, जनता की जो सोच है, उसका कोई भी असर नहीं होता है? वो क्या रोबोट है क्या? सुब्रतो जी, क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने, सिटिंग जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनता के सामने आए थे,
तो वह इसीलिए आए थे कि जनता के पास ही पावर है, जनता ही सारा चीज को ठीक कर सकती है, जनता ही लोकतंत्र को ठीक कर सकती है। तो उन्होंने क्या एक वो मैसेज, पता है क्या? बिल्कुल सच, उन्होंने मैसेज दिया था, उन्होंने मैसेज दिया था, उन्होंने चेतावनी दी थी। ये हमारे विपक्षी दलों की विफलता है, उस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सके। अब देखिए, जिस समय ईडी को जस्टिस खानविलकर ने अथाह असीमित अधिकार दिए, किसी विपक्षी दल, आज जो केजरीवाल वाले, आप वाले हल्ला कर रहे हैं, कांग्रेस वाले हल्ला कर रहे हैं, किसी विपक्षी दल ने उस समय डिड दे हिट द स्ट्रीट्स? क्या वो सड़क पर उतरे? कि जस्टिस को या जुडिशियरी को यह अधिकार ही नहीं है कि वो संविधान के समानांतर एक संस्था को खड़ा कर दे, जो कि न्यायपालिका में भी जिसके अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सके? तो फिर न्यायपालिका का मतलब क्या है? पुलिस ही कोर्ट है? ईडी है क्या? पुलिस है ना। पुलिस के तो अलग अलग नाम होते हैं, ईडी होता है, सीबीआई होता है, आईटी होता है, डीआरआई होता है, सब तो पुलिस का ही अलग अलग नाम है। तो क्या पुलिस को न्यायपालिका से ज्यादा अधिकार देने के लिए जब जस्टिस खानविलकर ने किया, जजमेंट दिया, तो क्या उसके अगेंस्ट में ये आज खड़े हुए? ये उस दिन खड़े हुए थे? दिक्कत क्या है, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जो इसमें भारत न्याय यात्रा के समापन में जो भाषण दिया था, उसमें एक बहुत मार्के की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि किसान अपना दर्द झेल रहा है, मजदूर अपना दर्द झेल रहा है, युवक अपना दर्द झेल रहा है, नौकरी पेशा अपना दर्द झेल रहा है, सभी अपने अपने दर्द के खिलाफ आक्रोशित है, लड़ाई में है, लेकिन कोई एक दूसरे के दर्द का भागीदार नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि जब तक केजरीवाल को जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक दिल्ली की सड़कों पर, पंजाब की सड़कों पर हंगामा नहीं। जब अपने पर आन पड़ती है, तब ये सवाल खड़े होते हैं। जब तक गौरी लंकेश को गोली मारी जाती है, जब तक कलबुर्गी को पंसरे को मारी जाती है, कलबुर्गी को मारा जाता है, या इन लोगों को जेल में डाला जाता है, तब तो ये लोग सड़क पर नहीं उतरे थे। क्यों नहीं उतरे थे? तो आपकी, मैं बार बार कहता हूं, आपकी संवेदनाएं अगर सिलेक्टिव है, if you are selectively sensitive to issues, you always stand to lose. अगर आपकी संवेदनाएं चुनिंदा है, सिलेक्टिव है, कि इस मुद्दे के साथ जुड़ती है, उसके साथ नहीं जुड़ती है, जबकि सबके मुद्दे एक ही है, तब क्या होगा? आप हारने को अभिशप्त हैं। यही तो करती है सत्ता, यही तो करती है। फूट डालो शासन करो का मतलब क्या होता है? फूट डालो शासन करो, बिल्कुल। सुब्रतो जी, एक चीज ध्यान देना चाहेंगे आपको हम, कि जैसे कि आपको ईडी का इस्तेमाल करके जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को बाकायदा मतलब जेल में डाला जा रहा है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चुप है। लेकिन यही ईडी जब पश्चिम बंगाल जाती है अरेस्ट करने के किसी मामले में, तो उसी ईडी की पिटाई होती है, जनता करती है। संदेश खाली, बाद में उसको अन्य तरीके से बदनाम किया गया, लेकिन संदेश वहां पर ईडी की पिटाई होती है। ईडी के अफसरों की कई राज्यों में उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए हैं, उनको गाड़ियों से नोटों के बंडल बरामद किए गए हैं। तो ईडी तो एक टूल है बीजेपी का। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ईडी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती है? या ईडी जिन लोगों को अरेस्ट कर रही है, जिन मुख्यमंत्रियों को उठा रही है, जेल में डाल रही है, क्या उसको रिहा नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट? देखिए, बंगाल की जनता में नागरिकता बोध जितना है, उतना भारत के दूसरे किसी भाग में नहीं है। बंगाल जो है वो जगह है जहां से अंग्रेजों को मार खाकर अपनी राजधानी हटाकर दिल्ली में स्थापित करनी पड़ी थी, क्योंकि वो जानते थे कि दिल्ली और यूपी और वो सब जो इलाका है, वो स्वैच्छिक गुलामों का इलाका है, यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट होने वाला नहीं है। होगा भी तो एकाध चंद्रशेखर पार्क में लड़ेगा, आखिरी गोली से खुद को मारेगा, या कोई गोविंद वल्लभ पंत जैसा आदमी आमरण अनशन पर बैठेगा, यही सब होगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और यही हुआ है ना। तो ये पहली बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूं कि जनता उठ करके आकर सरकारी संस्थाओं के लोगों पर हमला कर दे, उनकी हत्या कर दे। ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये परिस्थितियां आ क्यों रही है? ये परिस्थितियां आ क्यों नहीं है?
ये परिस्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि जो जुडिशियरी हमारी है वो कॉम्प्रोमाइज जुडिशियरी है, वो डरपोक जुडिशियरी है, उसमें साहस ही नहीं है कोई स्टैंड लेने का। उनके जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभाते हैं। हम लोग कहते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ आज लोकतंत्र को बचाने की दिशा में, जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला फैसला हुआ, चाहे अभी 2 दिन पहले यूट्यूबर पर लगाम लगाने के अगेंस्ट में जो फैसला दिया, जैसे ये सारी चीजें कहते हैं। सबसे मजेदार बात क्या है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ 40-45 साल पीछे। एक जगह मेरे को किसी विषय पर बोलना था, इंदिरा गांधी का जमाना था। मैंने कहा कि आज स्थिति ये है कि अगर पोस्टमास्टर अपना काम करता है तो हम लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया। उस समय क्या होता था, कुछ लोग इमरजेंसी में रेलवे के टाइम पर चलने की बहुत प्रशंसा करते थे, ठीक है। तो मैंने एक सवाल किया, ट्रेनें टाइम पर क्यों नहीं चलेगी? सवाल इस पर उठना चाहिए। सवाल इस प्रशंसा इस बात की नहीं होनी चाहिए कि ट्रेनें टाइम पर चल रही हैं, क्योंकि ट्रेनों का काम है टाइम पर चलना। स्टेशन मास्टर और रेलवे का काम है ट्रेनों को समय पर चलाना। तो जब वो एक विशेष दबाव में आकर वो काम कर रहे हैं, तब आप उसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ड्यूटी करना भारतवर्ष में एक व्यतिक्रम है, वो नियम नहीं। अपनी ड्यूटी करना कोई नियम नहीं है, ये व्यतिक्रम है। क्योंकि जो अपनी ड्यूटी कर रहा है ईमानदारी से, हम उसे हीरो बनाते हैं। दैट मीन्स दोज हु आर डूइंग देयर ड्यूटी आर एन एक्सेप्शन इन इंडिया, दे आर नॉट द रूल। ये चीज भारत के लोगों को समझ में ही नहीं बात आती है कि जस्टिस का काम ही न्याय करना है, फैसला देना नहीं है। जस्टिस का काम ही, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लॉ कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उनका काम ही है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना। अगर कोई वो करता है तो वो हीरो नहीं बनता है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपनी नौकरी के साथ न्याय कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब वो काम नहीं करता है तब उस पर सवाल उठेंगे, तब उठने चाहिए। क्योंकि आप जिस बात की तनख्वाह लेते हो, आपने जिस संविधान की, आज हम लोग मोदी सरकार की आलोचना या किसी भी सरकार की आलोचना इस बात पर करते हैं ना, इंदिरा गांधी की आलोचना यही हुई थी ना, इमरजेंसी का प्रोविजन तो संवैधानिक था। इंदिरा गांधी तो कोई गैर संवैधानिक काम किया नहीं था, किया था क्या? कोई मुझे बताएगा कि इमरजेंसी के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? उस समय नहीं था या आज भी नहीं है? आज भी है, उस समय भी था। तो संवैधानिक काज तो उन्होंने भी किया था, लेकिन जिस निहित स्वार्थ और कुटिल स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया था, वहां पर नियत की जब बात आई तो नीति पर सवाल उठा। आज भी जब हम नीति की समीक्षा करते हैं तो नीति की समीक्षा सीए, एनआरसी जैसे नीति की समीक्षा के पीछे हम उसकी नियत की समीक्षा करते हैं। अगर नियत गलत है तो नीति आप कितना भी अच्छा दिखाने का ढोंग करो, वो नहीं होता। ये उसी तरह की बात है कि काला धन आ जाएगा नोटबंदी से, आ गया क्या? क्योंकि आपने जो नीति अपनाई उसके पीछे आपकी नियत ही गंदी थी, विपक्षी पार्टियों को। तो ये चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात पर मैं दोबारा लौट कर आता हूँ। ये सारे बैकग्राउंड मैं इसलिए याद दिलाता हूँ लोगों को, क्योंकि लोग आज को कल से अलग करके देखने की आदत हो गई। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट जब अपना धर्म निभा रही है, हम धर्म ही कहें इसको, न्याय एक धर्म है, न्याय से बड़ा कोई धर्म होता नहीं है, और धर्म का मतलब ही न्याय है। जब धर्म निभाती है तो हम लाहलौट हो जाते हैं कि वाह 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 वाह, देखो, अरे भाई ये उसकी बेसिक ड्यूटी है। जब वो ड्यूटी से च्युत होते हैं तब आप आलोचना करो। आप मोदी की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध जाकर काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला या चुप रहना ऐसे मामले पर जो कि संविधान की हत्या करने लायक है, तो उस पर भी आप उसको क्रिटिसाइज करो। सिंपल सी बात है। बिल्कुल। ये एक चीज मैं ध्यान देना चाहूंगा इस सवाल पर भी कि आज 14 से पहले जो सरकार आई थी, चाहे वो जितनी भी रही हो, जितनी भी कामचोर रही हो, या कितनी भी उसकी ये रही हो, उन लोगों के अंदर न्यायपालिका के प्रति एक सम्मान था, या भारत के जो भी संस्थाएं थी, चाहे कैग की रही हो, या चुनाव आयोग का रहा हो, या फिर ईडी सीबीआई जो भी रहा हो, उस पर भी उसका एक सम्मान होता था उन लोगों का। यह किसी नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई है
ये भारत की किसी भी संस्था का सम्मान नहीं कर रही है। जब सम्मान किसी भी संस्था का नहीं कर रही है तो और तमाम संस्थानों पर अपने ही जैसे लोगों को, अपने ही चाटुकारों को बिठा के डाला है, चाहे वो अपने उसके लड़े गए वकील को बना दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिए गए हैं, या फिर चुनाव आयोग में अपने ही दलाल को बैठा दिया गया है उस पद पर। तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जज जो अभी मौजूद हैं, मैं चंद्रचूड़ का ही नाम लूंगा क्योंकि थोड़ा इन्होंने अपना ही न्याय धर्म निभाने का प्रयास किया है, तो क्या इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी जो सवाल उठाए गए हैं इनके द्वारा से, तो क्या संभावनाएं दिखती है किसी भी रूप में कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो मोटिव है किसी न किसी रूप में जनता के पक्ष में जाएगी या जनता उनका जवाब देगी? रोहित जी, ऐसा है ना कि आप एक सवाल में 9 सवाल कर देते हैं। आपकी आदत है, आपके एक सवाल में 9 सवाल छुपे रहते हैं। मुझे एक एक करके इसका जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। पहला प्रश्न यह है कि मोदी और अमित शाह का कानून और संविधान का सम्मान क्यों करेंगे? यहाँ 2002 के गुजरात दंगों के बाद से लेकर हरण पांड्या की हत्या, संजीव भट्ट के जेल में जाना और वो जो एनकाउंटर में मारी गई थी लड़की, इन सारे गुनाहों से, इन सारे गैर कानूनी काम से, हत्या और नरसंहार के ऐसे मोदी और शाह को कौन सी संस्थाएं भारत में बचा कर रखी? मैं पॉलिटिकल पावर की बात छोड़ देता हूँ। वही संस्थाएं न्यायपालिका थी, वही संस्थाएं जांच करने वाली सीबीआई थी, वही संस्थाएं एसआईटी थी और वही राज सत्ता कांग्रेस की थी। जब मोदी और शाह जैसे लोग ये देख लेते हैं कि इन संस्थाओं के रहते हुए मेरा बाल नहीं बांका होता, तो जैसे कि कोई छोटा क्रिमिनल एक छोटा क्राइम के करने के बाद जब छूट जाता है न्याय प्रक्रिया से, तो बड़े क्राइम की तैयारी करता है, तो उसमें हिम्मत आ जाती है। इसी तरह से गली का गुंडा बाहुबली बनता है, बाहुबली बिहार सम्मान गौरव बन जाता है या यूपी गौरव बन जाता है। ये राजनीति में भी ये होता है। आप छोटे छोटे क्राइम करते करते जब स्पॉट फ्री बच जाते हो, जब आपको सजा नहीं मिलती है, तो आपके अंदर हिम्मत बढ़ती है। तो आप जब सत्ता में आते हो, और इनको तो सत्ता में इसीलिए गोबर पट्टी ने, हिंदी पट्टी ने ले आया, एक पुराना शेर है ना, जब लाए ही हो उनको हत्याओं का हुनर देखकर, तो फिर हैरान क्यों हो लाशों का शहर देखकर। तो जब आप हत्याओं का हुनर देखकर किसी को चुनकर ले आए, तो उनका पहला काम क्या होगा? वो उन संस्थाओं को पूरी तरह से मटियामेट करेगा जो संस्थाओं के पास जरा सा भी ताकत बचेगी, संभावना बचेगी उन जैसे तत्वों को कानून के अधीन या हवाले करने का। ये वही काम कर रहे हैं। यह आपके पहले सवाल का जवाब होगा, ठीक है। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि चंद्रचूड़ क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मोटा मोटी चंद्रचूड़ सब कुछ कर सकते हैं। सवाल क्या ये नहीं है कि कौन क्या कर सकता है, सवाल यह है कि कौन क्या करेगा। जब इस पर हम आते हैं, तब हमें देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, जनता की शक्ति, विपक्षी दलों की राजनीति, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तभी जाकर मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई जुडिशियरी कोई बाहर से आया हुआ इम्पोर्टेड नहीं है। हमारा पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड नहीं है। स्कॉटलैंड यार्ड के हाथ में देना, 2 दिन में मोदी को ये कर देगा, जांच पूरी कर देगा, और फिर वो जेल के पीछे रहेंगे। वो तो हम कर नहीं सकते, हम ला नहीं सकते। हम कहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसकी जांच करने के लिए मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान से आईएसआई को ला सकती है, लेकिन क्या हम स्कॉटलैंड यार्ड को ला सकते हैं मोदी और शाह पर गुजरात दंगा में संलिप्तता को जांच करने के लिए? अगर उस तरह की कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो वो ला भी देगा, जैसे ऐसे ही जांच कर रहा था उस तरह से इसका भी जांच हो तीसरी पार्टी से, ठीक है। एनीवे, वो अलग बात है। चंद्रचूड़ के हाथ में अभी 2-3 चीजें हैं जो अगर वो करते हैं तब तो उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा।
सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत छोटा सा इशू है। सब पूरी दुनिया को पता है कि पिछले चुनाव में भारत में करीब-करीब भाजपा ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया था। कितने का बॉन्ड मिला है? 18,000 करोड़। कितने का बॉन्ड मिला है? कितने का ट्रस्ट में फंडिंग हुई है? वो इशू नहीं है। वो क्विड प्रो को जो है वो असल इशू है, जिस पर शायद पीआईएल लगना अब शुरू हो कि किसने चंदा दिया, उसके एवज में कितना लाभ हुआ। इस पर सुप्रीम कोर्ट का सारे मामले तो चंद्रचूड़ साहब की कोर्ट में नहीं जाते ना, वहां तो बेला त्रिपाठी भी बैठी हुई है ना, वहां संदीप खन्ना भी बैठे हुए हैं। तो आप जुडिशियरी का पूरा दरबदर चंद्रचूड़ के कंधे पर क्यों टांगते हैं? अलग अलग जगह में तो केस लगते हैं। सवाल न्यायपालिका का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। न्यायपालिका अगर इन चीजों पर निष्पक्ष होकर जजमेंट देना शुरू करे तो इसमें निश्चित रूप से वे संविधान बचाने की दिशा में एक कुछ ऐतिहासिक कदम लेने की स्थिति में है। लेकिन अगर कलेक्टिवली वो नहीं, आपने कंट्राडिक्ट बात कहा है, आपने कंट्राडिक्ट बात कहा है। आपने शुरू में कहा था कि व्यक्ति के अंदर साहस होनी चाहिए और वह साहस किसी व्यक्ति विशेष के चीज से तय होता है। और आप अभी संस्था की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका के तमाम जजेस की जो स्थिति, बेला भाटिया जैसे लोग हैं, क्या नाम है, बेला त्रिवेदी जो भी है, वही बात तो मैं कह रहा हूँ, बेला त्रिवेदी में साहस नहीं है, बेला त्रिवेदी पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, चंद्रचूड़ नहीं है। तो ऐसे 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 लोगों को लेकर के आप जो जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी तो कर नहीं पाएगी, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। कोई संस्था किसी व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति उसके साहस से तैयार होता है। अगर उस व्यक्ति के अंदर साहस काम करने का नहीं है, भले ही वो राष्ट्रपति भारत का बन जाए। मैंने कोविंद को देखा है, दुनिया कोविंद को, दुनिया ने अभी द्रौपदी मुर्मू को देखा है, किस तरह से उनको बेइज्जत किया जा रहा है, किया गया है तमाम जगह पर। तो आप किसी भी संस्था के पर बैठ जाए, अगर आपके अंदर व्यक्तिगत साहस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। आज से इसमें मैंने कॉन्ट्रडिक्शन की क्या बात हुई? अभी तो वही कह रहा हूँ कि बेला त्रिवेदी के पास नैतिक बल और साहस नहीं है, चंद्रचूड़ के पास है, तो सारे कोर्ट तो चंद्रचूड़ के ही अदालत में नहीं जाएंगे सारे केस। तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज जज नहीं हुआ, उसके पास जाएगा तो न्याय मिलेगा, अगर नहीं जाएगा तो न्याय नहीं मिलेगा। बात इतनी सी। वेयर इज द कॉन्ट्रडिक्शन? मैं वहां भी एक सवाल है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं एक व्यक्ति को देखा है, देश ने एक व्यक्ति को देखा है जिसका नाम टीएन सेशन था, और मैंने पहली बार चुनाव आयोग जैसे संस्था का नाम भी टीएन सेशन के कारण ही सुना था। और सारे मैंने उस दौर को देखा है, आपने उस दौर को भी देखा होगा कि टीएन सेशन का नाम सुनते ही जो है राजनेताओं के की पैंट गीली हो जाती थी, वो भागे भागे फिरते थे, मारे मारे फिरते थे। और टीएन सेशन ने पूरे देश के चुनाव को अच्छी तरीके से मतलब अरेंज करने में एक भूमिका निर्वहन जो किया था, वो भारत के चुनाव के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। तो ये तो एक व्यक्ति, टीएन सेशन जैसे व्यक्ति के व्यक्तिगत करेज की बात कर सकते हैं। आज वही पावर और अधिकार लेकर के आज चुनाव आयोग बैठा हुआ है, वह एक भी सवाल पर क्वेश्चन रेज नहीं करता। यहाँ तक कि आपको चाहे आरबीआई हो, आरबीआई के गवर्नर इस्तीफा देकर भाग जाते हैं, चुनाव आयोग के आयुक्त जो होते हैं वो इस्तीफा देकर भाग जा रहे हैं या दलाली में सब झुका दे रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत साहस की बात जो आपने उठाया था शुरुआत में, वो बहुत ही परफेक्ट था आपका। कोई संस्था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति का ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का ही पद क्यों ना हो, अगर उस व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत साहस नहीं होगा तो चाहे उसे किसी भी संस्था बिठा दें आप अगर, तो वह संस्था की मिट्टी पलीद हो जाएगी, वो संस्था एक चाटुकार बन जाएगा। जैसे कि आज आपको ईडी बना हुआ है, चुनाव आयोग बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज बने हुए हैं। और इसलिए मैं व्यक्तिगत की बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी व्यक्तिगत तौर पर चंद्रचूड़ जो है, डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने कुछ पहल लिया है। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे सुब्रतो जी, ये जो चंद्रचूड़ जी ने जो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो क्वेश्चन रेज किया है, और जिस तरह से एसबीआई का आगा पीछा हो रहा है, भाग रही है, जा रही है, तो इसका कितना असर दिख रहा है आपको समाज में? देखिए, आपके बात का दो भाग में जवाब मैं देता हूँ,
ताकि दर्शकों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जहाँ एक तरफ मैं व्यक्तिगत साहस, नैतिकता, मूल्यबोध की बात करता हूँ, दूसरी तरफ एक बहुत जरूरी बात है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। आपने कहा कि पहले के जो प्रधानमंत्री थे, पहले की जो सरकारें थी, उनके मन में संस्थाओं की सॉवरेंटी के लिए, स्वतंत्रता, स्वायत्तता के लिए सम्मान था, तभी सेशन बने, है ना। सेशन सरीखे लोग क्यों आए? इसलिए कि उस सरकार के मन में लोक चुनाव आयोग की स्वतंत्रता या स्वायत्तता के लिए सम्मान था। मतलब वो सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती थी। मतलब क्या है कि उस समय तक लोकतंत्र का गाइडिंग प्रिंसिपल लोक लाज था। जैसे हम कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, हम नंगे होकर क्यों सड़क पर नहीं उतरते? इसलिए नहीं कि मुझे कोई चोट लग जाएगी, इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे पास लोक लाज है। लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे जो है, ये सामाजिक जीवन की आधारशिला है, हमेशा याद रखिए। ये सभ्य आचरण की आधारशिला है। इसी तरह से लोग क्या कहेंगे, जनता क्या सोचेगी, ये स्वस्थ जनतंत्र की, लोकतंत्र की आधारशिला है। ठीक है। अब जो लोग सत्ता में आए वो इतने लंगटे हैं, इतने नंगे हैं कि इनको हथियारों के साथ को माला पहनाने में शर्म नहीं आती, इनको नरसंहार करने में शर्म नहीं आती, इनको चुनावी एफिडेविट में झूठ कहना, अपनी पत्नी के बारे में झूठ कहने में शर्म नहीं आती, इनको अनर्गल अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें दसियों झूठ नहीं बोले हो, इस पर शर्म नहीं आती, इनको अपने मूर्खता पर शर्म नहीं आती, इनके अपने अज्ञान पर शर्म नहीं आती, इनके अपने क्रिमिनल होने पर शर्म नहीं आती। आप किस लोकलाज की उम्मीद कर रहे हैं इस तरह के लोगों की सरकार से? वो क्यों किसी स्वायत्त संस्था पर ऐसे लोगों को बैठाएंगे जिनके पास लोकलाज हो, नैतिकता हो, साहस हो, जो न्याय और कानून के रखवाले हैं? वो हमेशा अपने से उसी तरह के लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाएंगे जो रीढ़हीन हो, जो चरित्रहीन हो, समझे, जिनमें नैतिक बल नहीं हो, जिनको ब्लैकमेल किया जा सके, जिनको कंट्रोल किया जा सके, वैसी से लोगों को चुन चुन कर बैठा दो, संस्थाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में न्यायपालिका में इनका जोर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि न्यायपालिका में ये चाहकर भी सारे जजों को बेलाती वेदी नहीं बना सकते। सिस्टम ही कुछ ऐसा है, एकाधी बेलाते वेदी होगा, एकाधी खंडविलकर होगा, वो अपने तरीके से पूरी कोशिश करेगी संविधान को सबोटाज करने की, गैर कानूनी फैसले देने में वो करेंगी, वो रहेंगी, लेकिन मेजोरिटी जो है अभी भी उसके फेवर में नहीं, क्योंकि वो सिस्टम में वो मेजोरिटी लोगों को ये राजीव कुमार नहीं बना सकते, संजय मिश्रा नहीं बना सकती सरकार। तो मेरा अभी इसी पे एक सवाल रहेगा, अभी मेरी कल एक बात रही कि मित्र से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉलेजियम सिस्टम ना होता तो इसका भी पतन चुनाव आयोग से ही बदतर हो गया होता। इसे कितना सहमत है? 100% सहमत। कॉलेजियम सिस्टम का जो ये है ऑल्टरनेटिव, वो क्या है? दो है। एक, या तो सरकार चुनकर जनों को बैठा ले, तो फिर क्या हुआ, संविधान की मूल भावना के अगेंस्ट में हो गया, क्योंकि संविधान में न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र रखा गया है। जब सरकारी जज चुनेगी तो स्वतंत्रता कहाँ रही? ये तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। दूसरा रास्ता ये है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है उसी तरह से ऑल इंडिया जुडिशियरी सर्विसेज की परीक्षा हो, उसमें से चुनकर आए हुए बंदों को बैठाया जाए। कॉलेजियम का यही तो दो पर्याय है, एक है वो तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा जो है इसमें कहां पर यह खतरा है, इसको समझिए। आज यूपीएससी के आईएएस लोग, आईपीएस लोग, आईआरएस लोग सारे तो यूपीएससी से चुनकर आए हैं। संजय मिश्रा भी तो एक ऑल इंडिया सर्विसेज के ही, राजीव कुमार भी तो वही हैं। जितने आप देख रहे हैं आज संस्थाओं पर काबिज लोग, आज जो सरकार की गैर कानूनी कार्यों का समर्थन कर रहे हैं, वो क्या है? वो तो ब्यूरोक्रेसी से ही आया है।
और इंडिया में ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा भ्रष्ट होता क्या है? बिल्कुल। जब आप ब्यूरोक्रेसी मैं नहीं बताना उसी चाहूंगा कि पैटर्न पर जब आप लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो कम भ्रष्ट होंगे? इसीलिए कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। कॉलेजियम एकमात्र संस्था है जिसमें अभी भी थोड़ी उम्मीद बची है कि कुछ अच्छे लोग आए। उन दोनों रास्तों में कोई उम्मीद नहीं बची है। वो जो कहते हैं उनको समझ ही नहीं है राजनीति की। बिल्कुल। एक मैं आपको इसी में बता दूं आपको कि एक बार यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें लंबी लंबी अखबार में खबरें छपी थी, फलना यूपीएससी में टॉप कर गए, सेकंड कर गए, फलना ढिमका। एक बहुत बड़े पत्रकार ने टिप्पणी किया था, यूपीएससी ने भेड़ियों को जन्म को पैदा किया है हाँ, ये लोगों को खाने के लिए। तो ये बहुत ठीक है। बड़ी टिप्पणी है और आपने बहुत अच्छी बताया। मेरा मेरा सीधा सा एक मामला रहेगा। तो फिर हम लौट करके आते हैं शुरुआत में ही जहां पर कि शुरू किए थे। चारों जजों ने जो जनता के पास अपना मुद्दा छोड़ दिया था, जनता आपके देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसे आप बचाइए। तो मामला फिर लौट कर जनता के पास आता है। जनता के पास दो विकल्प हैं। मैं आप कहें जनता के पास एक ही विकल्प बच रहा है। वो क्योंकि गुंडों से आप लड़ने के लिए निहत्थे नहीं जा सकते हैं, चाहे आप अनशन करें, चाहे आप धरना तो दें, सब कोई चाहे मतलब ही नहीं है। आपको कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि आपको पंजाब में देखा आपने लाखों किसानों को किस तरह से, हजारों किसानों को किस तरह से मारपीट करके बंद किए हुए हैं, रोके हुए हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता ये बचता है जो बंगाल ने दिखाया था। बंगाल ने जो रास्ता दिखाया था, एक संदेश खाली में, जहां पर कि ईडी के अफसरों को पीट पाट दिया गया था, कपाल खान फोड़ दिया गया था। दूसरा रास्ता दिखाया है आपको पश्चिम बंगाल ने ही भारत को नक्सलवादी था। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत का जो भी अल्टरनेटिव सिस्टम बनेगा, या इस सिस्टम के खिलाफ जो कुछ भी कोई खड़ा होना चाहेंगे, वो केवल और केवल चारू मजूमदार के अनुयायी, नक्सलवादी से निकले हुए जो योद्धा है, उनके विचार है, सिर्फ वही सब प्रतिकार बेहतर तरीके से कर सकेंगे? देखो, अंतिम रास्ता तो वही है और वो होगा ही, आज हो या कल। सबसे मजेदार बात यह है कि मैं बार बार लिखता रहा हूं कि मोदी सत्ता को लड़ाकू कम्युनिस्टों को कृतज्ञ होना चाहिए मोदी सत्ता के प्रति। क्योंकि मोदी सत्ता का सबसे बड़ा अवदान क्रांति के प्रति यह रहा है कि उसने लोकतांत्रिक पूंजीवाद के सारे मुखौटों को, सारी संस्थाओं को इस कदर नंगा कर दिया है लोगों के सामने कि आज जनता के दिमाग में ना न्यायपालिका के लिए कोई इज्जत है, न विधायिका के लिए है, न कार्यपालिका के लिए है, न प्रेस के लिए है। तो इन चारों स्तंभों के आगे पांचवा स्तंभ होता कौन सा है लोकतंत्र का? और चारों स्तंभ तो दंगे एक्सपोज खड़े हैं। और इसको मोदी ने एक्सपोज किया अपनी पावर सीकिंग पॉलिटिक्स के चलते। लेकिन इसका मैसेज जनता में क्या गया, इसके बारे में वो नहीं समझ पाए। उनको ये बात नहीं समझ में आई कि जब तक आप एक आवरण को बना के नहीं रखेंगे, एक तिलिस्म को बनाकर नहीं रखेंगे, जिस दिन तिलिस्म टूटेगा उस दिन तीलियां भी टूटेंगी। और जब तीलियां टूटेंगी तब क्या होगा? तब विद्रोह होगा, है ना? एक मेरे कम्युनिस्ट फ्रेंड थे, सीपीआईएम के अच्छे शायर थे, वली अहमद रिजवी। उनका इंतकाल हुए सालों हो गए। उन्होंने कहा था, आसाई से नशेमंद मिलती अगर कफस में, ताउम्र हम भी रहते सयाद तेरे कफस में। ये है आसानी से आपने नशेमंद मिलती अगर कफस में, अगर आसानी से नशेमंद मिल जाती जेल में, ताउम्र हम भी रहते सयाद तेरे बस में। अगर खुशी मिल जाती, नशेमंद मिल जाता, स्वर्ग मिल जाता जेल में, तो हम भी जिंदगी भर जेल में गुजारते। हम सही कर रहे हैं, सही मतलब कोशिश, हम सही कर रहे हैं इन तीलियों को तोड़ें। तीलियां मतलब जो सीखते हैं जेल की, हम सही कर रहे हैं इन सीखचों को तोड़े। फिर ये दस्तरस्त हो, फिर ये कायनात होगी अपने ही दस्तरस्त में। उसके बाद ही ये कायनात अपने कब्जे में होगी। जब तक इस जेल को नहीं तोड़ोगे, इस तिलिस्म को नहीं तोड़ोगे, इन तीलियों को नहीं तोड़ोगे। और मोदी जी ने सब कुछ तोड़ दिया है। अब सिर्फ क्या है, जनता को
जनता के अंदर में ये सारी चीजें चली गई हैं, लोग पॉलिटिकली एजुकेटेड हो गए हैं, चार्ज हो गए हैं। अब कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी दलों का ये दायित्व बनता है देश के प्रति, वो जनता को इन मुद्दों पर गोलबंद करें और उनको लड़ाकू दस्ते में कन्वर्ट करें। वो नक्सलबाड़ी के रास्ते होगा, बंदूक के रास्ते होगा या बंदूक के ही हो जाएगा, ये मैं नहीं जानता। ये परिस्थितियां निर्धारित करेंगी। इसका डिसीजन लेने वाला ना मैं हूँ, लेनिन और माओ भी नहीं थे, तो हम लोग क्या है? हम लोग तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लेकिन तो जनता आपके डिसाइड करती है। लेकिन आपके ही पड़ोस में 2-3 घटनाएं घटी है। मसलन श्रीलंका की जनता ने सीधा वहां के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को पीट करके देश से भगा दिया। आपने नेपाल में देखा है, वहां की जनता ने वहां के राजा को उठाकर फेंक दिया और सरकार बना लिया अपना। भारत में संभावनाएं कितनी बढ़ती है, कितनी बनती है, इस जनता के नैतिक और भौतिक तैयारी पर निर्भर करेगा। क्रांतिकारी ताकतों के जो भी सोच है, उनके विचारों पर निर्भर करता है। ये तो एक बात हुई है, लेकिन लबो-लुबाब ये हो गई कि नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी जो माने उपलब्धि रही है, इसने भारतीय सत्ता के तमाम चीजों को उखाड़ के फेंक दिया है। लोकतंत्र के बचे खुचे जो भी चेहरे थे, मानवीय चेहरा, उसे ध्वस्त कर दिया है। अब जनता 5 किलो अनाज पर टिकी हुई है, नजर टकटकाए, या क्रांति की नजर टकटकाए बैठी हुई है, ये देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल जी, जनता आप 5 किलो अनाज पर टिकी हुई नहीं है रोहित जी, सरकार 5 किलो अनाज पर टिकी हुई है। सरकार, चलिए मैं आप इससे भी एग्री करता हूँ। ये पॉपुलर नैरेटिव पर मत जाइए। हिंदी पट्टी के, गोबर पट्टी के प्रखर बुद्धिजीवी पत्रकारों की भाषा में बात मत कीजिए, है ना? वो उनकी भाषा है जी, कि जनता 5 किलो राशन मैं पर टिकी सुधार हुई है, लेता ठीक है? हूँ, मैं सुधार लेता हूँ। हाँ, और ये सरकार टिकी हुई है 5 किलो राशन पर, जी, जनता बिल्कुल नहीं बिल्कुल। टिकी हुई है। आज अब 5 किलो राशन जिस दिन नहीं मिलता था, उसके पहले जनता क्या भूखे मर गई थी सड़क पर? ऐसा नहीं था। ना आज आप बंद कर देंगे तो वो भूखे मर जाएगी सड़क पर। एक कुत्ता भी ढूंढ कर रोटी खा लेता है, तो आपको क्या लगता है कि आदमी क्या अपनी रोटी जुगाड़ नहीं करेगा? जैसे भी करेगा, लूट करेगा, मार करेगा, हत्या करेगा, ठगेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, लेकिन वो अपने को भूखा नहीं मारेगा। इसलिए मतलब देश में लूटपाट सरकारें टिकी बढ़ेगा। रहती हैं 5 किलो राशन पर, जनता कभी नहीं टिकी रहती है। ये जनता का अपमान है। ये जी, बात मत बोलिए। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और अब तो सिर्फ देश की जनता ही अब तय कर सकती है, जो जनता चुनाव की अपने आप कुछ नहीं तय करती है रोहित जी। जनता हाँ, कोई राजनीतिक इकाई नहीं है, पहली बात ये मान के रहिए। जनता को राजनीतिक इकाई में, राजनीतिक वर्ग में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टियों की होती है। जनता क्या है? जनता ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, आप भी जनता है, मैं भी जनता हूं, लेकिन हम जनता का हिस्सा है। हम ऑर्गेनाइज अगर नहीं है राजनीतिक रूप से, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ, तो हमारे वैल्यू क्या है? हम एक एक इकाई है, मोहरे हैं, दैट्स ऑल। इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? कौन करेगा? यहाँ पर बिल्कुल क्रांतिकारी सुब्रत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इस सवाल पर नेक्स्ट एपिसोड करूंगा, और कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो जवाबदेही है भारत में, वो कितना निभा पा रहे हैं, कौन निभा रहे हैं, कौन नहीं निभा पा रहे हैं, या क्या करना चाहिए उन लोगों को। निभा कोई नहीं पा हम रहा बात है। करें। क्या करना है उनको, इस पर एपिसोड कीजिए। जी बिल्कुल, इस निभा पर कोई हमें नहीं पा next रहा है। episode- लाल झंडा सिलवा लेना, वो तो मेरे गली का दर्जी भी सिला देगा लाल झंडा, हम भी लिखे खड़े हो जाएंगे, हो गए कम्युनिस्ट। लाल सलाम बोल दिए, हो गए कम्युनिस्ट। ये जी सबसे नहीं हो बिल्कुल, पाता। इस पर हम एक एपिसोड नया बनाएंगे, पूरी चीज प्रक्रिया पर, कम्युनिस्ट पार्टी के चीजों पर बनाएंगे हम। नेक्स्ट एपिसोड हमारा उसी पर रहेगा। अंत में और एक बात मैं जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से, जी जो आपने नहीं पूछा है। जी मुझे लगता है कहीं न कहीं, कहीं न कहीं इट इज़ ए हंच और फीलिंग्स, चंद्रचूड़ आने वाले 1 महीने के अंदर में ऐसी स्थिति खड़ा कर देंगे कि या तो मोदी को रिज़ाइन करना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया की जो दिशा और गति में कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया की दिशा अगर सही दिशा में है, तो उसकी गति स्लो हो सकती है, क्योंकि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, वो ऑक्टोपस की 8 उँगलियां हैं उनके पास। ऑक्टोपस धीरे-धीरे जकड़ता है अपने शिकार को।
चंद्रचूड़ धीरे धीरे जकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी बुर्जुआ पूंजीवादी लोकतंत्र और उसके संविधान को जिलाए रखना है, क्योंकि अगर वो नहीं जिलाए रख पाए तो फिर 4 जून 2024 के बाद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचेगी, चंद्रचूड़ भी नहीं बचेंगे, संविधान भी नहीं बचेगा, ये अच्छी तरह वो जानते हैं। इसलिए और ये उससे पहले वो उसको खत्म करेंगे, इतना तो मैं जानता हूँ। लेकिन उस विक्ट्री को अंतिम विक्ट्री नहीं माना जाए, उसको एक स्टेप माना जाए टुवर्ड्स रेस्टोरेशन ऑफ द बुर्जुआ डेमोक्रेसी। कुछ दिन जी, के बहुत लिए और बहुत चलेगा, कुछ और जादू के लम्हे आएंगे। हाँ? जी, हम अन्य इस सवाल पर हम कल आएंगे। नेक्स्ट एपिसोड इसी सवाल पर रहेगा, लंबा समय सुना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रतो जी, आपने जिस चीजों को दिखाया है, सुप्रीम कोर्ट के बयान से लेकर के नक्सलवादी आंदोलन तक के जो चीजों पर स्थिति रखा है, और सुप्रीम कोर्ट के खुद जज डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में जो आपने बताया है, ये हम समझते हैं कि अच्छा रहे, ताकि नक्सलवादियों के विद्रोह के वजह संभावना न बने देश में, जो कि लाखों लोगों के हत्याएं का एक खून बखराबा होने का नौबत आए। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रतो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल है हमारा, आप यहाँ पर आइए, जुड़िए, बात कीजिए और अपनी बातों को रखने का भी कमेंट के माध्यम से कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं भूमि से रोहित शर्मा। Since all our efforts failed, even this morning on a particular issue, 4 of us went and met the Honorable the Chief Justice of India with a specific request, which we could not unfortunately convince him that we were right and the appropriate decision is to be taken. We couldn't convince him. Therefore,